तो हमने पढ़ा था कि विलयन के वे सभी गुण जो विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि विलेय के प्रकृति पर अणुसंख्यक गुण कहलाते हैं। तो दोस्तों हमने पढ़ा था कि जो अणुसंख्यक गुण होते हैं वे इस बात पर निर्भर नहीं करते हैं कि विलेय के रूप में कौन सा पदार्थ यूज किया जाता है। अणुसंख्यक गुण बस इस बात पर निर्भर करते हैं कि विलेय के कितनी मात्रा या विलेय के कितने कणों को विलयन में मिलाया जाता है या विलयन में यूज किया जाता है। तो दोस्तों अब इससे हमको बहुत आसानी होगा वन हाफ गुणक को समझने में। तो चलिए आज की हम लोग मेन टॉपिक शुरू करते हैं, वन हाफ गुणक। कुछ पदार्थों को विलायक में घोलने पर वे वियोजित या संगुणित हो जाते हैं, जिससे विलयन में विलेय के कणों की संख्या बढ़ जाती है या घट जाती है। जैसे NaCl को जब हम घोलते हैं तो ये वियोजित हो जाता है और Na प्लस और Cl माइनस बनता है। तो दोस्तों यहाँ पर यदि आप ध्यान दें तो यदि मैं 1 मोल NaCl को विलयन में घोलूंगा तो ये विलयन में जाकर 1 मोल Na प्लस बनाएगा और 1 मोल Cl माइनस बनाएगा। मतलब यदि मैं 1 मोल विलेय को यूज करूंगा तो विलयन में जाकर वो विलेय के 2 मोल कण बन जाएंगे, क्योंकि उसका वियोजन हो जाएगा। इसी प्रकार एसिटिक अम्ल का यदि 2 मोल यूज किया जाता है तो विलयन में जाकर वो संगुणित हो जाते हैं, यानी आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे 2 मोल विलयन में जाकर 1 मोल में परिवर्तित हो जाते हैं। इससे दिक्कत होती है। इससे दिक्कत क्या होती है इसको देखते हैं। इस अवस्था में अणुसंख्यक गुणों के कैलकुलेटेड मान यानी कि परिकलित मान और प्रेक्षित मान भिन्न होते हैं। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो हम कैलकुलेशन करते हैं वहाँ पे हमने यदि 1 मोल NaCl को यूज किया है या घोला है तो हम विलेय के कणों को 1 मोल रखते हैं, जबकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में जो अणुसंख्यक गुण का मान आएगा वो 2 मोल विलेय के वजह से आएगा, क्योंकि NaCl विलयन में वियोजित हो गया था। इसी प्रकार यदि हम लोग एसिटिक अम्ल वाले केस में देखें तो हम लोग सोचेंगे कि विलेय का 2 मोल हमने यूज किया है, यानी 2 मोल एसिटिक एसिड को हमने डिजोल्व किया है, लेकिन विलयन में जाकर वो 1 मोल बन जाएगा। तो जो एक्सपेरिमेंटल अणुसंख्यक गुण या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो वैल्यू एक्सपेरिमेंटल होगा वो 1 मोल की वजह से आएगा, लेकिन हम कैलकुलेट कर रहे थे 2 मोल की वजह से, इसलिए जो कैलकुलेटेड मान होता है और एक्सपेरिमेंटल मान वो अलग अलग आता है। इसको दूसरे शब्द में आप कह सकते हैं कि वियोजन या संगुणन हो जाने पर या होने पर अणुसंख्यक गुणों के सूत्र अणुसंख्यक गुणों का सही मान नहीं देते हैं। अब इसके लिए या इस समस्या के समाधान के लिए वन हाफ नामक एक वैज्ञानिक ने एक गुणक के बारे में बताया, जिसे वन हाफ गुणक कहते हैं। तो चलिए देखते हैं वन हाफ गुणक के सूत्र। तो वन हाफ गुणक का एक सूत्र होता है कि वन हाफ गुणक बराबर वियोजन या संगुणन के बाद विलेय के मोलों की संख्या अपान वियोजन या संगुणन के पूर्व विलेय के मोलों की संख्या। दोस्तों इस सूत्र से चाहें तो हम वन हाफ गुणक को परिभाषित भी कर सकते हैं। हम कहेंगे वियोजन अथवा संगुणन के बाद विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या और वियोजन या संगुणन के पहले विलेय के मोलों की संख्या के अनुपात को वन हाफ गुणक कहते हैं। वन हाफ गुणक को I से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वन हाफ गुणक का एक दूसरा सूत्र भी होता है। तो दूसरे सूत्र में हम लिखते हैं कि वन हाफ गुणक बराबर प्रेक्षित अणुसंख्यक गुण अपान परिकलित अणुसंख्यक गुण। दोस्तों प्रेक्षित अणुसंख्यक गुण को इंग्लिश में हम कहेंगे एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और परिकलित अणुसंख्यक गुण को हम कहेंगे कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और इस सूत्र से भी हम लोग वन हाफ गुणक को परिभाषित कर सकते हैं। यदि इस सूत्र से हम परिभाषित करें तो वन हाफ गुणक के बारे में हम क्या लिखेंगे कि विलयन के किसी अणुसंख्यक गुण का प्रेक्षित मान एवं परिकलित मान के अनुपात को वन हाफ गुणक कहते हैं। विलयन के किसी अणुसंख्यक गुण के प्रेक्षित मान एवं परिकलित मान के अनुपात को वन हाफ गुणक कहते हैं। दोस्तों यदि हम लोग वन हाफ गुणक की मात्रक को देखें यानी यूनिट को देखें तो हम देखें इस ऊपर वाले फार्मूले से, तो यहाँ पे देखिए ऊपर भी मोलों की संख्या लिखा गया है और नीचे भी मोलों की संख्या लिखा गया है, और मोलों की संख्या का मात्रक मोल होता है तो ऊपर वाले भाग का मात्रक भी मोल हो जाएगा और जो अपान में है इसका मात्रक भी मोल हो जाएगा, और मोल एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो वन हाफ गुणक का कोई यूनिट नहीं होगा, नहीं ये मात्रकहीन राशि है।
यहाँ से भी आप देखें कि आप कोई जो अणुसंख्यक गुण ऊपर रखेंगे उसी अणुसंख्यक गुण को यदि नीचे रखेंगे तो ऊपर का मात्रक और नीचे का मात्रक दोनों सेम हो जाएगा, यानी कि 1/2 गुणक का कोई मात्रक नहीं होता। अब दोस्तों हम देखते हैं 1/2 गुणक का उपयोग क्या होता है। तो 1/2 गुणक के उपयोग द्वारा अणुसंख्यक गुणों के सूत्रों में संशोधन किया जाता है, जो निम्न प्रकार है। तो पहला अणुसंख्यक गुण हमने पढ़ा है वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, जिसका सूत्र हमने पढ़ा था डेल्टा टी अपान पी नॉट इक्वल टू x2। इसको हम लोग अब चेंज कर देंगे 1/2 गुणक के आधार पर, तो हम लिखेंगे डेल्टा पी अपान पी नॉट इक्वल टू आई इंटू x2। इसी प्रकार दूसरा अणुसंख्यक गुण क्वथनांक का उन्नयन, इसका फार्मूला हमने पढ़ा है डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम। इसको हम लोग 1/2 गुणक से चेंज करेंगे तो हम लिखेंगे डेल्टा टी बी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। तीसरा अणुसंख्यक गुण हमने पढ़ा है हिमांक का अवनमन, इसके लिए फार्मूला हमने पढ़ा है डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। तो अब हम इसको लिखेंगे डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। चौथा अणुसंख्यक गुण हमने पढ़ा है परासरण दाब, जिसका फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है पाई इक्वल टू एम आर टी, और 1/2 गुणक से जब संशोधन किया जाएगा तो हम लिखेंगे पाई इक्वल टू आई एम आर टी। दोस्तों ये आई जो है इसकी खोज 1/2 ने किया, और प्रत्येक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के आगे इसको मल्टीप्लाई किया जाता है, इसलिए इसको गुणक कहते हैं। तो पूरा नाम इसका हो जाता है 1/2 गुणक। अब दोस्तों इस फार्मूले से संशोधन से हमको फायदा ये होता है कि 1/2 गुणक के आधार पर किए गए संशोधन से प्राप्त अणुसंख्यक गुण के सूत्रों से वियोजन एवं संगुणन के पश्चात भी अणुसंख्यक गुणों के सही मान प्राप्त होते हैं। तो वियोजन और संगुणन के बाद भी ये सूत्र सही मान लेंगे, जबकि ये सूत्र सही मान नहीं दे पाएंगे। इसीलिए 1/2 गुणक के आधार पर हमने अणुसंख्यक गुणों के सूत्रों को परिवर्तित कर दिया। दोस्तों यदि बहुत ही साधारण शब्द में हम कहें तो हम कह सकते हैं कि 1/2 गुणक यह प्रदर्शित करता है कि संगुणन या वियोजन के बाद अणुसंख्यक गुण कितने गुना परिवर्तित हो जाते हैं। अब इस बात को हम उदाहरण से समझते हैं, तो हम एग्जाम्पल लेते हैं NaCl के वियोजन के बाद क्वथनांक का उन्नयन। तो दोस्तों आप जानते हैं NaCl को यदि हम विलयन में यूज करेंगे या घोलेंगे विलायक में, तो ये Na प्लस और Cl माइनस में वियोजित हो जाएगा। और क्वथनांक के उन्नयन का फार्मूला हम लोग जानते हैं डेल्टा टी बी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। तो यहाँ पर आई की वैल्यू हो जाएगी वियोजन या संगुणन के बाद विलय के मोलों की संख्या अपन वियोजन या संगुणन के पूर्व विलय के मोलों की संख्या। तो वियोजन के बाद जो मोलों की संख्या है वो 2 हो जा रही है, क्योंकि 1 मोल Na 1 मोल Cl, तो इसलिए यहाँ पे मैंने 2 रख दिया है। और वियोजन से पहले NaCl का 1 मोल है, इसलिए अपान में हमने 1 रख दिया है। तो इसको जब हम डिवाइड किए हैं तो आ गया है वैल्यू 2। तो हम लोग देखें तो हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा टी बी इक्वल टू 2 इंटू के बी इंटू एम। दोस्तों यदि हम लोग आई का यूज नहीं करते तो हम फार्मूला लिखते डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम। दोस्तों आप यहाँ से समझ सकते हैं कि यहाँ से जो मान आता बिना आई की यूज किए, मतलब बिना 1/2 गुणक का उपयोग किए, तो जाहिर सी बात है वो बहुत कम होता और ये उसका 2 गुना होता। तो इसीलिए हमने कहा कि 1/2 गुणक यह प्रदर्शित करता है कि अणुसंख्यक गुण का जो मान होगा वो कितने गुना बढ़ गया। यानी कि 1/2 गुणक का मान जब 2 था तो जो अणुसंख्यक गुण था वो 2 गुना हो गया, जितना हम पहले सोचते थे उसका 2 गुना हो गया। दूसरे एग्जाम्पल से एक बार देखते हैं। तो एसिटिक अम्ल के संगुणन में जो क्वथनांक का उन्नयन होगा, तो एसिटिक अम्ल के संगुणन में क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल उसके या 2 मोल कंबाइन होकर 1 मोल बन जाएंगे। तो 1/2 गुणक का जो मान होगा वो हो जाएगा 1/2, क्योंकि जो वियोजन या संगुणन के बाद क्योंकि वियोजन या संगुणन के बाद विलय के मोलों की संख्या हो गई है 1, और पहले कितनी है मोलों की संख्या तो 2 है, तो 1/2 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे डेल्टा टी बी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। तो यहाँ पर आई की जगह पे यदि हम 1/2 रखेंगे तो हो जाएगा डेल्टा टी बी इक्वल टू 1/2 के बी इंटू एम। जबकि यदि हम आई का यूज नहीं करते तो हम लिखते डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो जो मान आता पहले यानी बिना 1/2 गुणक के, अब जो मान आ रहा है वो उसका आधा आ रहा है, क्योंकि उसमें हाफ से मल्टीप्लाई आपको दिखाया गया, मीन्स पहले से वो मान आधा हो गया है। तो यही हमने कहा था कि 1/2 गुणक यह प्रदर्शित करता है कि जो अणुसंख्यक गुण का मान है वो कितने गुना परिवर्तित होगा। यहाँ पे जो मान है वो सामान्य से आधा हो गया है,
और इसका कारण क्या है यदि आप देखें तो कारण यही है कि यहाँ पे 2 मोल लेकर पहले हम सोच रहे थे और यहाँ पर जाकर ये 1 मोल हो गया है। तो विलेय के मोलों की संख्या जब आधी हो गई है तो अणु संख्या गुण का मान भी आधा हो गया है, इसलिए इसमें हाफ से मल्टीप्लाई किया गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अब आपको कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो गया होगा। आगे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम में बार बार आते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।